गुड आफ्टरनून। आज हम लोग रेशियो एनालिसिस चैप्टर लेके आए हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी पे, पार्ट बी। इससे पहले हम लोग पार्ट बी का एक चैप्टर कर चुके हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसके अंदर हमने कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ रहे हैं रेशियो एनालिसिस, जिससे एग्जाम में 4 मार्क्स का सवाल पूछेगा। इसके ऑप्शन में थ्योरी भी आता है। तो रेशियो है क्या, जान लेते हैं। रेशियो इज एन अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट आइटम्स। रेशियो क्या है? एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन है जो रिलेशनशिप बताता है दो रिलेटेड या फिर इंटरडिपेंडेंट आइटम्स का। रेशियोज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डेटा आर कॉल्ड अकाउंटिंग रेशियो। जो हम लोग रेशियो निकालते हैं कैलकुलेट करके अकाउंटिंग डेटा को बेस करके, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग रेशियो। इट एस्टैब्लिशेस कैजुअल रिलेशनशिप। ये क्या करता है बाबू? कैजुअल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स, दो अकाउंटिंग फिगर्स के बीच में। इट इंडिकेट्स योर अकाउंटिंग रेशियो, मतलब अकाउंटिंग रेशियो स्टैब्लिशेस कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर्स। अकाउंटिंग रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। और जो अकाउंटिंग रेशियो हम मेजर करेंगे उसको किसी भी एक फॉर्म में क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। नंबर 1 फॉर्म है आपका प्योर, दूसरा है या तो परसेंटेज, फिर क्या है टाइम्स, चौथा है फ्रैक्शन। मतलब जो रेशियो आप कैलकुलेट करोगे अकाउंटिंग रेशियो, उसको इन 4 फॉर्म में दिखा सकते हो। सबसे पहला फॉर्म है मेरा प्योर। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज क्वोशेंट। क्वोशेंट का मतलब होता है डिवीजन फॉर्म, मतलब जैसे एक्स वाई वाई, इसको हम लोग बोलते हैं क्वोशेंट, या फिर 1/4 या 3/4, 4/5, कुछ भी, ये है क्वोशेंट फॉर्म। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज क्वोशेंट। फॉर एग्जाम्पल करंट रेशियो। प्योर रेशियो का एग्जाम्पल क्या है बाबू? करंट रेशियो, विच एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन, जो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। मतलब ये जो प्योर है वन ऑफ द फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। ये इसका एग्जाम्पल क्या है? करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या करता है? एक्सप्रेस करता है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। इट मे ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज 2:1। हम प्योर को क्या कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 2:1 में एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद है परसेंटेज। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब समझते हैं 5%, 10%, 6%, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। मतलब परसेंटेज रेशियो का एग्जाम्पल क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, etc, और भी हो सकता है। उसके बाद है हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग रेशियो को टाइम्स में दिखाएंगे। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन नंबर ऑफ टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 7 टाइम्स, 8 टाइम्स, 9 टाइम्स। मतलब आंसर को हम टाइम्स में प्रेजेंट करेंगे। व्हेन अ पर्टिकुलर अमाउंट इज कंपेयर टू अनदर अमाउंट। कब? जब एक पर्टिकुलर अमाउंट को हमको किसी और अमाउंट से कंपेयर करना होगा। फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो, etc। ये टाइम्स का एग्जाम्पल है, टाइम्स रेशियो का। उसके बाद है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब है इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन। ये क्या किया जाता है? फ्रैक्शन में एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल डेट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। तो हमने आपको बताया कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग रेशियो एंड व्हाट इज़ रेशियो, और ये जो रेशियो है कैसे करके हम शो कर सकते हैं या फिर कौन से मैनर में दिखा सकते हैं। तो हम इसको 4 तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। अकॉर्डिंग रेशियो कैन बी एक्सप्रेस इन एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स, प्योर या परसेंटेज या फिर टाइम्स या फिर फ्रैक्शन। प्लीज़ टेल मी, यहाँ तक आपका क्लियर है? ये वीडियोस बाबू जो न्यू 12 है उनके लिए तो अच्छा ही है, प्लस वो बच्चे जो अभी तक अकाउंट्स का एग्ज़ाम नहीं दे पाए, उन लोग भी ये वीडियो को देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमें समझना है रेशियो एनालिसिस। चूँकि इस चैप्टर का नाम ही रेशियो एनालिसिस है, तो रेशियो एनालिसिस समझना होगा ना कि रेशियो एनालिसिस क्या है। बहुत आसान है सर, ध्यान दीजिएगा बस आप। रेशियो एनालिसिस ए टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेशियो एनालिसिस एक टेक्निक है जो एनालाइज करता है किसको बाबू? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। अब आप ये मत पूछना सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इससे पहले हम लोग पढ़ के आए, याद होगा आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एक चैप्टर था हमारा। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिलेशनशिप बिटवीन। ये प्रोसेस है क्या करने का? डिटरमाइन करने का, मतलब असरटेन करने का, एंड इंटरप्रेटिंग का मतलब बताना या फिर बतलाना, बताने का, क्या बताने का? रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब ये एक प्रोसेस है जो डिटरमाइन करता है, फिर उसके बारे में बताता है relationship between the related and interdependent items of financial statement to have a meaningful understanding of the performance and financial position of an enterprise। रेशियो एनालिसिस एक टेक्निक है जो एनालाइज करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ये एक प्रोसेस है जो डिटरमाइन करता है, फिर क्या करता है, उसको इंटरप्रेट करता है किस चीज़ के बारे में, कि जो आइटम्स हैं रिलेटेड आइटम्स हो या फिर इंटरडिपेंडेंट आइटम्स हो, उन दोनों का क्या है रिलेशनशिप, कैसा है,
किसके अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ताकि के क्या कर सके हम लोग, एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग हो सके हमारे लिए किस चीज़ का, परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज, मतलब हमारा जो एंटरप्राइज है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है उसका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है या फिर फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। रेशियो एनालिसिस ऑल्सो एन अकाउंटिंग टूल। रेशियो एनालिसिस एक अकाउंटिंग टूल है टू प्रेजेंट अकाउंटिंग वेरिएबल्स, जो प्रेजेंट करता है अकाउंटिंग वेरिएबल्स को इन अ सिंपल, कंसाइज एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, मतलब एक आसान तरीके से क्या करता है, इसको प्रेजेंट करता है। यहाँ तक आपका था डेफिनेशन ऑफ रेशियो, अकाउंटिंग रेशियो एंड रेशियो एनालिसिस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो। Ratios as a tool for establishing profitability and financial position of enterprise are classified into। रेशियो को इस तरह से क्लासिफाइड किया है। रेशियो का जो सबसे पहला टाइप है वो लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर दो रेशियो आता है, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का दूसरा नाम है लिक्विड रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो। उसके बाद है सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में आता है डेट टू इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। चौथा टाइप है एक्टिविटी रेशियो। एक्टिविटी रेशियो में आता है ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, जिसका दूसरा नाम है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। उसके बाद है ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो, जिसका दूसरा नाम है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका दूसरा नाम है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। उसके बाद है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, टोटल कैपिटल टर्नओवर रेशियो, नॉट इन सिलेबस, लास्ट वाला आपका सिलेबस में नहीं है। उसके बाद जो चौथा टाइप है वो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये सारा आपका टाइप्स था रेशियो का। हम लोग का पहला टाइप था लिक्विडिटी रेशियो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लिक्विडिटी रेशियो से अपना स्टार्ट करेंगे। अब आपको समझने का ज़रूरत है, हमने अब तक जो आपको बताया वो सारा का सारा थ्योरी बेस था, तो एग्ज़ाम में चूँकि थ्योरी भी आता है इसलिए हम आपको नहीं पढ़ाए, इसलिए पढ़ाए कि आप जो चैप्टर स्टार्ट किए उस चैप्टर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। आप रेशियो बना रहे हैं लेकिन आपको पता ही नहीं कि रेशियो क्या है, तो फिर फ़ायदा नहीं है सीख करके। तो हमें सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना, हमें सीखना है ताकि करके हम आसानी से समझ सके और सम के ऊपर एप्लीकेबल हो सके। वो सबसे पहला जो टॉपिक था हमारा वो क्या था, लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो क्या है? लिक्विडिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि एंटरप्राइज के अंदर एबिलिटी है कि वो अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन as they becomes due for पेमेंट। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जो एंटरप्राइज है वो अपना शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को क्या कर सके, मीट कर सके, मतलब पे कर सके। आज दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। मान लो मेरा जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है मेरे ऑर्गेनाइजेशन का, उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर पे कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी रेशियो। मतलब हमारे अंदर एबिलिटी है कि हम अपना फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। फिर से समझ, लिक्विडिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज। लिक्विडिटी का मतलब एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज, मतलब एंटरप्राइज के अंदर ताकत है, दम है कि वो क्या कर सकता है, मीट कर सकता है। मीट करने का मतलब मिलना नहीं है, मीट करने का मतलब है पेमेंट कर सकता है। किस चीज़ का, इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, अपने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस का, मतलब करंट लाइबिलिटीज़। मान लो यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज़ ही है, मानना क्या है, अगर हमारा करंट लाइबिलिटीज़ हमको पे करना है तो हमारे अंदर एंटरप्राइज का एबिलिटी होना चाहिए। तो हमारा शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए एंटरप्राइज के अंदर जो एबिलिटी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। और कब पेमेंट करते हैं, आज दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। लिक्विडिटी रेशियोज मेजर्स द शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। लिक्विडिटी रेशियो क्या मेजर करता है बाबू, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मेजर करता है। दैट इज एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स करंट लायबिलिटीज। मैंने पहले ही कहा था कि जो है लिक्विडिटी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ एंटरप्राइज जानना, ताकि करके ये अपना शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सके। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि लिक्विडिटी रेशियो का मतलब होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, यानी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। इसका मतलब एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज का मतलब एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स करेंट लायबिलिटीज। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, यहाँ पे मैंने लिखा टू मीट इट्स करेंट लायबिलिटीज। बात देखिए बच्चा लोग, यहाँ पे हमने शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन के बारे में बताया आपको, करंट लायबिलिटीज को मीट करना है मतलब पे करना है। यहाँ पे वही को हम आसान लफ्ज़ों में बता रहे हैं, करंट लायबिलिटीज
उसके बाद दे इंक्लूड करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। और लिक्विडिटी रेशियो के अंदर दो बातें आती है। सबसे पहली बात है करंट रेशियो और दूसरी बात है क्विक रेशियो। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर करंट रेशियो करेंगे। करंट रेशियो क्या है? देख, एग्जाम में आ सकता है व्हाट इज़ करंट रेशियो। जो बच्चा प्रैक्टिकल नहीं किया है वो थ्योरी भी कर सकता है, इसलिए मैं आपको थ्योरी भी बता रहा हूँ। करंट रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो क्या शो करता है बाबू? करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज के बीच का रिलेशन बताता है एंड इज कंप्यूटेड टू एक्सेस द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। और ये कंप्यूट करते हैं ताकि हम एक्सेस कर सकें किसको बाबू? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज को। देयरफॉर करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या बाबू? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। सर करंट एसेट्स क्या है? करंट एसेट्स आपने 11 के अंदर पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया होगा अकाउंट्स पे। जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा उसको तो 100% पढ़ाया गया होगा कि व्हाट इज़ करंट एसेट्स, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ करंट एसेट्स। जिन लोग मुझसे नहीं पढ़े उन्हें भी पढ़ाया गया होगा। तो फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि करंट एसेट क्या है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है करंट एसेट क्या है, लेकिन याद करो हम बताए थे कि करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ अकाउंटिंग पीरियड। करंट एसेट्स वो एसेट्स है जिसको हम लोग एक अकाउंटिंग पीरियड पे कन्वर्ट कर देते हैं। अगर ये डेफिनेशन आपको याद नहीं हुआ तो ये ज़रूर याद होगा कि मैंने कहा था ऐसा एसेट्स जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स है। होप याद आया होगा आपको। तो व्हाट इज करंट लायबिलिटीज? करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर पेड विद इन अकाउंटिंग ईयर। करंट लायबिलिटीज वो लायबिलिटीज है जो क्या होता है बाबू? एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर, एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर क्या हो जाता है? पे हो जाता है। याद नहीं आ रहा है तो याद करो, मैंने कहा था जिस तरह करंट एसेट्स 12 महीने के अंदर में कैश में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग करंट एसेट बोलते हैं, और जो लायबिलिटीज 12 महीने के अंदर में पे कर दिया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटीज। क्लियर है? करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ अकाउंटिंग पीरियड एंड करंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज विच आर पेड विद इन अ अकाउंटिंग ईयर। देखो करंट रेशियो का, अच्छा मैं पूछता हूँ आपसे, करंट रेशियो कौन सा रेशियो है? सर ये क्या पूछ रहे हैं आप, करंट रेशियो कौन सा रेशियो है? सर करंट रेशियो कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस होता है? आपको याद है ना, अकाउंटिंग रेशियो 4 फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। सबसे पहला फॉर्म था प्योर, दूसरा क्या था? परसेंटेज, तीसरा टाइम्स और चौथा फ्रैक्शन। तो मेरा सवाल है कि करंट रेशियो कौन से इसमें आता है, कौन से फॉर्म में आता है? आपको याद होगा करंट रेशियो प्योर फॉर्म में आता है। कौन से रेशियो में आता है करंट रेशियो? प्योर रेशियो में। कौन सा रेशियो में आता है करंट रेशियो? प्योर रेशियो में। एग्जाम्पल आ सकता है एग्जाम में कि आप बताइए कि करंट रेशियो कौन सा रेशियो, तो करंट रेशियो कौन सा रेशियो है बाबू? प्योर रेशियो। उसके बाद एग्जाम में एक एमसीक्यू में सवाल पूछता है कि करंट रेशियो का आइडियल रेशियो कितना है या फिर स्टैंडर्ड नॉर्म्स कितना है। यहाँ पे मैंने आइडियल लिखा है। करंट रेशियो को या तो स्टैंडर्ड नॉर्म या तो आइडियल रेशियो, एग्जाम में बेसिकली आइडियल रेशियो पूछता है। यहाँ पे देखिएगा स्टैंडर्ड नॉर्म्स और है और आइडियल रेशियो, मतलब स्टैंडर्ड नॉर्म्स का दूसरा नाम क्या है यहाँ पर ही? आइडियल रेशियो। आइडियल रेशियो है तो स्टैंडर्ड नॉर्म कितना है मेरा? 2:1। किसका बाबू? करंट रेशियो का। करंट रेशियो का स्टैंडर्ड नॉर्म कितना है? 2:1। तो एग्ज़ाम में अगर सवाल पूछा जाता है कि बताओ कि आइडियल रेशियो कितना है करंट रेशियो का, तो आंसर क्या होगा? 2:1। चलो करंट एसेट्स का कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। ऐसे तो आपको पता है और आपको याद भी होना चाहिए कि करंट एसेट्स का एग्जाम्पल क्या क्या है। मैं बता दे रहा हूँ फिर भी आपके जहन में अगर नहीं है तो। करंट एसेट में करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेंट्रीज मतलब स्टॉक आएगा, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड बैंक बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अदर करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटीज में आपका क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखा है और आपको ये याद करने का ज़रूरत नहीं है बाबू, आपको सम बनाते बनाते जहन में आ जाएगा जिन लोगों को याद नहीं है। लेकिन जो बच्चे पढ़े हैं उनको याद होगा। आपको याद होगा हम लोग क्या किए थे? फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट को हम 4 पार्ट में डिवाइड करके बताते थे। फिक्स एसेट्स, करंट एसेट, याद आ रहा है? फिक्स लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़। वहाँ पर जितना सारा करंट एसेट आता था आपको याद होगा, वही सारा करंट एसेट यहाँ पे भी है, और जो करंट लायबिलिटीज़ वहाँ पे आता था वही सारा करंट लायबिलिटीज़ यहाँ पे भी है। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाएंगे और उससे सॉल्व करके दिखाएंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल,
फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करेंट रेशियो, आपको निकालना होगा इन इन्फॉर्मेशन से करेंट रेशियो, सन्डे डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड एंड बैंक, करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, बिल्स पेएबल, सन्डे क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स, एक्सपेंसेस पेएबल, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, आपको निकालना करेंट रेशियो है, कैलकुलेट करेंट रेशियो। तो देखो सबसे पहले लिखना कैलकुलेशन फॉर करंट रेशियो, देयर फॉर करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखना करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब आपको इस सवाल से इस इन्फॉर्मेशन से करंट एसेट को निकालना है। सबसे पहले मेरा सन्डे डेटर्स है, सन्डे डेटर्स, उसके बाद क्या है बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट है, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट्स हैं, उसके बाद तुम्हारा कैश इन हैंड एंड बैंक करंट एसेट्स है, उसके बाद है करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी आपका करंट एसेट्स है, उसके बाद है इन्वेंट्रीज, ये भी आपका करंट एसेट है, यहाँ लिखना भूल गए लिख लेना इन्वेंट्रीज। उसके बाद क्या है बाबू बिल्स पेएबल, ये तो करंट एसेट नहीं है, करंट लायबिलिटीज़ है, तो इसको भी बढ़ाई देते हैं, बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटीज़ है। उसके बाद क्या बाबू सन्ड्री क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटीज़ है, उसके बाद है डिबेंचर। अब बताओ डिबेंचर क्या है, करंट एसेट है या करंट लायबिलिटीज़? आपको अभी कुछ देर पहले हम बताए थे करंट एसेट्स का कुछ एग्जाम्पल, और आपको याद भी होगा कि करंट एसेट में डिबेंचर नहीं आता है। आप लोगों ने इससे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस किया था ना बाबू, उस चैप्टर का इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा लिंक है, आपको समझ में आ जाएगा। आप पहले ये बताओगे कि डिबेंचर कहाँ पे आता था, उसमें कंपैरेटिव बैलेंस शीट में या फिर कॉमन साइज बैलेंस शीट में डिबेंचर कहाँ पे आता था? सर आपको याद होगा डिबेंचर नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आता था, याद आ रहा है? डिबेंचर कहाँ पे आता था? नॉन करंट लायबिलिटीज़ में आता था। इसका मतलब डिबेंचर क्या है? नॉन करंट लायबिलिटीज़ है। जब वो नॉन करंट लायबिलिटीज़, इसका मतलब करंट लायबिलिटीज़ तो होगा नहीं, क्लियर है? तो ये नहीं आएगा। उसके बाद एक्सपेंसेस पेएबल, एक्सपेंसेस पेएबल का मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेएबल का मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेएबल आ गया करंट लायबिलिटीज़। उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन्स, ये आपका करंट लायबिलिटीज़ है, मैंने यहाँ पे बैठा दिया। अब जो आइटम्स मैंने यहाँ पे बैठाया सबका अमाउंट बैठाएंगे। सन्डे डेटर्स 80,000 का, बिल्स रिसीवेबल 20,000 का, आप देख लेना क्वेश्चन आपके पास है। प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 का, कैश इन हैंड 30,000 का, कैश इन हैंड एंड बैंक एक साथ है, करंट इन्वेस्टमेंट 20,000 का और इन्वेंट्रीज 40,000 का। ऐड करिएगा रुपीज़ 2 लाख, रुपीज़ लिखना मत भूलिएगा। उसी तरह बिल्स पेएबल का अमाउंट है हमारा 20,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000, उसके बाद एक्सपेंसेस पेएबल देख लो कितने का है, 10,000 का है। उसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन्स कितने का है, 30,000, ऐड कर लेना 1 लाख। करंट एसेट हमारा कितना निकला? 2 लाख। करंट लायबिलिटीज़ कितना निकला? 1 लाख। तो करंट एसेट में बैठा देंगे 2 लाख, करंट लायबिलिटीज़ में बैठा देंगे 1 लाख। अब क्या करेंगे? अब इसको 2 लाख को डिवाइड कर दें 1 लाख से। काटाकुटी मत करना बाबू, ये मैथ्स नहीं बना रहे हम लोग, अकाउंट्स बना रहे हैं, काटाकुटी नहीं करिएगा। 2 लाख लिखिएगा कैलकुलेटर में, डिवाइडेड बाई 1 लाख करिएगा, आंसर आएगा कितना बताओ, करके बताओ। अगर आप 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख करते हैं तो आंसर आपका आएगा 2, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है 2:1। क्यों सर? क्योंकि हम आपको बताए थे, ये देखिए कि करंट रेशियो का जो आइडियल रेशियो होता है वो कितना होता है? 2:1। देख रहे हैं आप, करंट रेशियो का आइडियल रेशियो 2:1। तो आंसर जितना भी आए यहाँ पे 1:1 आप लोग इंक्लूड करिएगा। जैसे हम 2 लाख को 1 लाख से डिवाइड किया कितना आया? कैलकुलेटर में 2 आया, आप 1:1 लिखिएगा, क्योंकि इसका आइडियल रेशियो कितना है? 2:1 है। प्लीज़ टेल मी, आपका ये पहला एग्जाम्पल एकदम क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, होप आप सब लोगों ने कॉपी में नोट कर लिया होगा इसको, और सारे बच्चे कॉपी खोल करके सामने रख करके सॉल्व करते होंगे, क्योंकि बिना नोट्स सामने रखे हुए आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आपका वीडियो देखना बेकार हो जाएगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप भूल जाएंगे। इसलिए चूँकि हम लोग तो क्लास में नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम इन सब क्लासेस हम लोग क्या करते थे, सामने बैठ के करते थे, बोर्ड पे लिखाते थे। अभी क्या है कि हमें घर में बैठ के पढ़ना पड़ रहा है, तो क्या करेंगे बाबू, ऐसा फील नहीं होने देंगे कि हम घर में बैठे हुए हैं। हम सोच लेंगे कि हम ट्यूशन में बैठे हुए हैं, कोचिंग सेंटर में बैठे हुए हैं, स्कूल में बैठे हुए हैं, बस पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन्स में पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ना है। यहाँ पर भी हमारा क्वेश्चंस, यहाँ पे जो वीडियो है ये आपका मान लीजिए बोर्ड है, और मेरी आवाज़ तो आपको ऐसे भी सुनाई दे रही है, शक्ल देख के तो कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए आप लोग वीडियो ही देखिए, पहला बात। दूसरा बात ये कि कॉपी सामने होना चाहिए, जिस तरह क्लास में कॉपी सामने होता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो, वापस करंट रेशियो, चलिए अच्छी बात है, लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है सर? करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। याद हो गया तो
होप याद हो गया होगा, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। अब यहाँ से हम लोग एसेट्स देखेंगे। एसेट्स में स्टॉक है करंट एसेट में, करंट एसेट्स में आके लिखेंगे स्टॉक। उसके बाद क्या है सर, डेटर्स। उसके बाद लिखेंगे डेटर्स। उसके बाद कैश एंड बैंक करंट एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट एसेट है, आपको पता ही होगा। उसके जिन लोगों को पता नहीं है टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, बनाते बनाते समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंसेस हो चुका है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ करंट एसेट्स है। अक्रूड इनकम ये भी आपका करंट एसेट्स, अक्रूड इनकम करंट एसेट्स है। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स। यहाँ पे और देख लो कोई करंट एसेट्स है, नहीं है। तो सबसे पहले करंट एसेट का अमाउंट बैठा दो। स्टॉक 40,000 का, डेटर्स 30,000 का, कैश एंड बैंक 30,000 का, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000 का, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 10,000 का, अक्रूड इनकम 10,000 का, ऐड करके 1,30,000। यहाँ पे हम लोग बैठा दिए 1,30,000। उसके बाद क्या है भाई, क्रेडिटर्स है। ये तो करंट लायबिलिटीज़ है। आइए करंट लायबिलिटीज़ में आते हैं, क्रेडिटर्स। उसके बाद क्या है, बिल्स पेएबल, ये भी करंट लायबिलिटीज़ है। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, करंट लायबिलिटीज़ है। ये देखो भैया बैंक ओवरड्राफ्ट। उसके बाद क्या है, एडवांस इनकम, ये आपका करंट लायबिलिटीज़। ये रहा एडवांस इनकम करंट लायबिलिटीज़। उसके बाद क्या है बाबू, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटीज़ है। और प्रोविज़न फॉर टैक्स, ये भी आपका क्या है, करंट लायबिलिटीज़ है। यहाँ तक क्लियर है। सारा अमाउंट बैठा देंगे। 20,000 क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल 10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, एडवांस इनकम 5,000, और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 10,000, आंसर टोटल ₹65,000। कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये 65,000। अब वापस 1,30,000 को डिवाइड करोगे 65 से कैलकुलेटर में, तो आंसर 2 आएगा। चूँकि आइडियल रेशियो 1 है, 2:1 है, इसलिए यहाँ पे 1:1 लिखेंगे। अगर मान लो आंसर 3 आता तो 3:1 लिखते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 लिख के छोड़ देते। आंसर जितना भी आए 1:1 लिखिएगा। 4 आएगा आंसर 4:1, 5 आएगा 5:1, 6 आएगा 6:1। प्लीज़ टेल मी आपका एग्जाम्पल 2 क्लियर है। अब एग्जाम्पल 3 की तरफ। हमने अब तक जो सवाल किया एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस था और एग्ज़ाम में वैसे ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। लेकिन हमारे बुक के अंदर ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके लिए मुझे एग्जाम्पल 3 का सहायता लेना पड़ रहा है, तो उसको देखिए हम कैसे कर रहे हैं। एग्जाम्पल 3, करंट एसेट दिया हुआ 5 लाख। वाह वेरी गुड, कितना अच्छा बात है सर, करंट एसेट निकाल के दे दिया। अब तक 2 एग्जाम्पल किया, उसमें करंट एसेट भी निकालना पड़ता था, करंट लायबिलिटीज़ भी निकालना पड़ता था। यहाँ पे करंट एसेट निकाल के दे दिया। उसके बाद स्टॉक दे दिया 1 लाख। उसके बाद वर्किंग कैपिटल 3 लाख। उसके बाद कैलकुलेट करंट रेशियो। सर करंट रेशियो का फार्मूला क्या है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़, बट यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ नहीं दिया है, तो वी हैव टू कैलकुलेट करंट लायबिलिटीज़। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बहुत आसान है। सबसे पहले निकालने क्या बोला, करंट रेशियो, दैट इज़ वाई कैलकुलेशन फॉर करंट रेशियो। देयरफॉर करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। यहाँ पे करंट एसेट तो दिया हुआ है 5 लाख, तो हम बैठा दिए, बट करंट लायबिलिटीज़ तो नहीं दिया हुआ है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि करंट लायबिलिटीज़ का तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी नहीं दिया हुआ है। उससे पहले एक बात बताओ कि यहाँ पे करंट एसेट 5 लाख है और स्टॉक 1 लाख है, तो स्टॉक भी तो करंट एसेट है सर, है ना सर, स्टॉक भी करंट एसेट है। तो इसका मतलब 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख हो जाना चाहिए था करंट एसेट, राइट? एब्सोल्युटली रॉन्ग। ध्यान दो बच्चा लोग, करंट एसेट जब निकाल करके दे दिया है, उसके अलावा अगर अलग से करंट एसेट्स का कुछ पार्ट जैसे स्टॉक दिया, डेटर्स दे देता, बिल्स रिसीवेबल देता, तो डेट ऑल आर करंट एसेट। बट हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर वो अच्छे से सुंदर सा मुझे करंट एसेट्स का वैल्यू 5 लाख पूरा दिख रहा है। इसके अलावा कुछ भी दे दे हमें इग्नोर करना है। ऐसा नहीं कि 5 + 1 करके यहाँ पे करंट एसेट्स की जगह 6 लाख बैठा देना, नहीं सर, ऐसी गलती से भी मत करना। करंट एसेट का वैल्यू 5 लाख है तो 5 लाख दिखा दिए। अब स्टॉक 1 लाख का, आई नो दिस इज़ अ करंट एसेट बट इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन दिस करंट एसेट्स। ये इसका पार्ट है सर, ये अलग नहीं है, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग से 1 लाख का स्टॉक दिखा दे। क्लियर है? तो आपको चाहिए करंट लायबिलिटीज़, तो स्टॉक का तो कोई काम है नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये पार्ट ऑफ करंट एसेट ही है और करंट एसेट का वैल्यू हमको मालूम है। अब बचा क्या यहाँ पे, वर्किंग कैपिटल एक्स्ट्रा। ओह, इसका मतलब लग रहा है, ऐसा लग रहा है, मुझे पता नहीं है अभी फ़िलहाल, हम ऐसा सोच रहे हैं। आप कैसा सोच रहे हैं, आई डोंट नो। मैं जो सोच रहा हूँ क्या वही सोच रहे हैं?
सर अब क्या सोच रहे हैं वो तो बताइए। एग्जैक्टली मैं ये सोच रहा हूँ कि जब स्टॉक का कोई पार्ट नहीं है तो वर्किंग कैपिटल यूटिलाइज करके शायद करंट लायबिलिटीज निकले। एकदम सही सोच रहे हैं अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, और आपको ऐसा सोचना चाहिए क्योंकि सवाल में वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है और करंट लायबिलिटीज़ दिया हुआ नहीं है और करंट एसेट दिया हुआ है। तो आपको निकालना है क्या बाबू, क्या निकालना है? करंट लायबिलिटीज़। तो इस वर्किंग कैपिटल को आपको स्प्लिट करना है। आइए हमने स्प्लिट किया, हम आपको दिखाते हैं। गिवन वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू ₹3 लाख। उसके बाद वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है सर करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़। याद रखोगे एकदम, और नहीं बताएंगे। वर्किंग कैपिटल का क्या फॉर्मूला होता है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज़ इक्वल्स टू के बाद मेरा 3 लाख था, 3 लाख लिख देंगे। तो वर्किंग कैपिटल का ये फॉर्मूला है दिस। करंट एसेट हमारे पास 5 लाख का, हम करंट एसेट की जगह 5 लाख बैठा दिए। करंट लायबिलिटीज़ कितने का है मेरा ने, यही तो निकालना है सर। तो माइनस करंट लायबिलिटीज़ इक्वल्स टू 3 लाख। अब सॉल्व कर लो। करंट लायबिलिटीज़ यहाँ माइनस में यहीं रह जाएगा, माइनस करंट लायबिलिटीज़। ये 3 लाख प्लस में, ये प्लस में, इधर जाके क्या होगा? माइनस होगा। तो 3 लाख माइनस 5 लाख कितना होगा? -2 लाख। बट हम यहाँ पे माइनस नहीं लिखे, रीज़न क्या है? यहाँ पे माइनस करंट लायबिलिटीज़ है, यहाँ पे भी माइनस नहीं लिखे। यहाँ माइनस आना चाहिए था, माइनस नहीं लिखे। माइनस माइनस कट के पॉजिटिव 2 लाख आ गया। करंट लायबिलिटीज़ 2 लाख। क्लियर है? फिर से समझ, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो वर्किंग कैपिटल की जगह में हम बैठा दिए बाबू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट दिया हुआ था मेरा 5 लाख और करंट लायबिलिटीज़ कुछ नहीं दिया होता, इसलिए मैंने एज इट इज़ बैठा दिया। अमाउंट 3 लाख था वर्किंग कैपिटल का, वैसे ही बैठा दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। जो नंबर है एक तरफ लेके जाएंगे, तो ये 5 लाख इधर प्लस में था, इधर लेके गया माइनस में हो गया। तो 5 से 3 2 -2 लाख आएगा। और ये माइनस करंट लायबिलिटीज़ था, तो माइनस करंट लायबिलिटीज़ ही रहा। तो माइनस माइनस दोनों काट करके हम डायरेक्टली यहाँ पे कर दिए। देयरफॉर करंट लायबिलिटीज़ इक्वल्स टू ₹2 लाख। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 5 लाख तो लिखा हुआ है, करंट लायबिलिटीज़ का वैल्यू यहाँ पे 2 लाख लिखेंगे और इसको डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर में डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 5 लाख डिवाइड बाई 2 लाख करो, कितना आया? 2.5। वेरी गुड। 2.5:1, क्योंकि हम करंट रेशियो निकाल लें। करंट रेशियो में आंसर जितना भी आए डिवाइड करके बाद में 1:1 निकालना है। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 4। क्रेडिटर्स दिया हुआ 60,000 का, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ 360 का, करंट लायबिलिटीज़ दिया हुआ 240 का। कैलकुलेट करंट रेशियो। वाह, क्या कर रहे हैं सर आप? वहाँ करंट लायबिलिटीज़ मिसिंग था, यहाँ करंट एसेट मिसिंग है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब तो तुमको आता है। मैं ये ना बताऊं तो भी तुम सॉल्व कर लोगे, क्योंकि सवाल में वर्किंग कैपिटल गिवन है सर। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। तो करंट लायबिलिटीज़ दिया हुआ, करंट एसेट नहीं निकलेगा। वेरी गुड, आप लोग बहुत समझदार हैं। आइए, सबसे पहले अपना फॉर्मूला कैलकुलेशन फॉर करंट रेशियो। देयरफॉर करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज़। फॉर्मूला पूरा लिखिएगा। करंट लायबिलिटीज़ का वैल्यू दिया हुआ 2,40,000, आपको निकालना है करंट एसेट वर्क। लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा वापस आपसे, करंट लायबिलिटीज़ 2,40,000 दिया हुआ है, उसके बाद क्रेडिटर्स अलग से 60,000 का दिया हुआ, 60,000 का। क्या इस क्रेडिटर्स को इस करंट लायबिलिटीज़ पे ऐड करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। क्यों? क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज़, मतलब करंट लायबिलिटीज़ का वैल्यू ऑलरेडी निकाला हुआ है। और अगर कोई करंट लायबिलिटीज़ का इन्फॉर्मेशन, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल कुछ भी दिया हुआ है, उससे हमको छेड़छाड़ नहीं करना है। जो दिया हुआ है उसी को क्या करना है? दिखा देना है। यहाँ तक क्लियर है? अब आपको वर्किंग कैपिटल को स्प्लिट करना है, जो 3,60,000 का है। क्या लिखेंगे? कुछ नहीं लिखेंगे सर, बहुत आसान है। गिवन वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू 3,60,000 और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज़। कहाँ से आया करंट एसेट करंट लायबिलिटीज़? ये इसका फॉर्मूला है, इक्वल्स टू 3,60,000। करंट एसेट निकालना है, ऐसे ही बैठेगा। करंट लायबिलिटीज़ 2,40,000 दिया हुआ है सवाल में, देख लेना। 3,60,000 इक्वल्स टू, अब आपको क्या करना है? नंबर को एक तरफ लेके जाना है। ये 2,40,000 हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 3,60,000 प्लस 2,40,000 कितना होगा? 6 लाख। करंट एसेट कितना निकल गया? 6 लाख। यहाँ पे आएंगे अपने सवाल में, एग्जाम्पल नंबर 4 में करंट एसेट की जगह कितना बैठा देंगे बाबू? 6 लाख बैठा देंगे। तो 6 लाख से अब इसको क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे। 6 लाख डिवाइड बाई 2,40,000 कितना आ रहा बताओ? कितना? 2.5। वेरी गुड, 2.5 और 1 लगेगा। क्लियर है? वेरी गुड, ये था हमारा एग्जाम्पल 4। अब आते हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है,
क्रेडिटर्स दिया हुआ है, अदर करंट लायबिलिटीज दिया हुआ है, देख लो। कैलकुलेट करंट रेशियो, यहाँ पे आपको करंट एसेट दिखा कहीं पे, करंट लायबिलिटीज दिखा नहीं दिखा, कोई बात नहीं है सर, बहुत आसान है ये भी। कैलकुलेशन फॉर करंट रेशियो, फॉर्मूला लिख ले भैया, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। बट यहाँ तो करंट एसेट भी नहीं है, करंट लायबिलिटीज भी नहीं है, मतलब वर्किंग बनाना होगा। कोई बताएगा करंट एसेट कैसे निकलेगा या फिर करंट लायबिलिटीज कैसे निकलेगा? सर वर्किंग कैपिटल को तोड़िए। अबे वर्किंग कैपिटल तोड़ने के लिए करंट एसेट या करंट लायबिलिटीज का होना ज़रूरी है, या तो करंट एसेट या करंट लायबिलिटीज तो है ही नहीं। क्या इस इंफॉर्मेशन से करंट एसेट निकाला जा सकता है? आपको यहाँ पे कहीं भी एसेट दिख रहा है सवाल में? एसेट का कोई वैल्यू नहीं सर, इसका मतलब हम करंट एसेट पहले नहीं निकाल सकते। करंट लायबिलिटीज़ निकाला जा सकता है? हाँ सर पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे एक लायबिलिटी दिख रहा है, यहाँ पे क्रेडिटर्स और एक अदर करंट लायबिलिटीज़ दिख रहा है, मतलब दो लायबिलिटीज़ दिख रहा है। शायद इससे आप करंट लायबिलिटीज़ निकाल सकते हो, शायद सर, मुझे नहीं पता है, ऐसा आप कह रहे हो ना। वेरी गुड, कोई बात नहीं है, मैं ही देखता हूँ। मैं देखने से पहले एक बात पूछूंगा आप लोगों से, ये बात कि क्रेडिटर्स क्या है? करंट एसेट तो है नहीं सर, करंट लायबिलिटीज़ है, वेरी गुड। और अदर करंट लायबिलिटीज़ क्या है? सर ये भी करंट लायबिलिटीज़ है, वेरी गुड। ये जो आपको दिख रहा है क्रेडिटर्स, ये तो करंट लायबिलिटीज़ है, ये अदर करंट लायबिलिटीज़ भी करंट लायबिलिटीज़ है। अदर करंट लायबिलिटीज़ का मतलब, अदर करंट लायबिलिटीज़ का मतलब आपको याद होगा, प्रोपोज डिविडेंड आता था, शॉर्ट टर्म प्रोविज़न आता था, प्रोविज़न फॉर टैक्स आता था, ये दिस ऑल आर अदर करंट लायबिलिटीज़ बट द पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटीज़। इसका मतलब ये क्रेडिटर्स तो करंट लायबिलिटीज़ आपका एकदम क्लियर है, बट अदर करंट लायबिलिटीज़ भी आपका क्या है? करंट लायबिलिटीज़ है। इसका मतलब हम लोग क्रेडिटर को अदर करंट लायबिलिटीज़ का साथ ऐड कर देते हैं तो मेरा करंट लायबिलिटीज़ निकल जाएगा। एकदम सही सर, एकदम सही। चलिए ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ इक्वल्स टू क्रेडिटर्स प्लस अदर करंट लायबिलिटीज़। क्रेडिटर्स कितने का? 40,000 का। अदर करंट लायबिलिटीज़ कितने का है? 2 लाख का। टोटल कितना हो गया? 2,40,000। तो हमको एक चीज़ मिल गया, क्या मिल गया सर? करंट लायबिलिटीज़। चलिए बैठा देते हैं करंट लायबिलिटीज़ 2,40,000। अब क्या चाहिए आपको? करंट एसेट। तो आप तो निकाल लोगे। हाँ सर एकदम आसान है। कैसे सर? क्योंकि हमको वर्किंग कैपिटल तोड़ करके करंट एसेट या करंट लायबिलिटीज़ निकालना आप तो सिखा दिए। इस सवाल में ना करंट एसेट था ना करंट लायबिलिटीज़ था, जिस बिना पर हम इसको तोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन आपने एक चीज़ बता दिया। क्या बता दिया? करंट लायबिलिटीज़ निकाल करके। तो हम लोग करंट एसेट निकाल लेंगे। वेरी गुड, निकाल। कैसे निकालेगा? चल देख, गिवन वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू 7,20,000, या फिर रुपीज़ लिख दीजिएगा, उसके बाद रुपीज़ लिखने का जरूरत नहीं है। उसके बाद वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला CA माइनस CL। सर नया फॉर्मूला है क्या? अरे नहीं यार, सेम फॉर्मूला है, मैंने शॉर्टकट में लिखा है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज, तुम लोग मत लिखना, ठीक है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स, ये करंट एसेट, माइनस करंट लायबिलिटीज, ये करंट लायबिलिटीज है। क्लियर है? तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 7,20,000। करंट एसेट निकालना है, करंट लायबिलिटीज निकला हुआ है 2,40,000, 7,20,000। उसके बाद करंट, देयरफॉर करंट एसेट इक्वल्स टू, ये तो ऐसे ही रहा, ये माइनस 2,40,000 इधर आ गया, प्लस 2,40,000 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, ₹9,60,000। क्लियर है? वेरी गुड। ये था हमारा एग्जाम्पल 5 और आपको समझ में आया होगा। आपको ये दिख रहा होगा ना, धीरे धीरे हमारा एग्जाम्पल का जो लेवल है वो इंक्रीज़ कर रहा है। अबे एग्जाम्पल का लेवल इंक्रीज़ होने से फ़र्क नहीं पड़ता, तेरा लेवल इंक्रीज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा तो वेरी गुड। चल आगे बढ़। एग्जाम्पल नंबर 6, कैलकुलेट करंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग: वर्किंग कैपिटल, टोटल एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, कैलकुलेट करंट रेशियो। फिर से देख भाई, यहाँ पे करंट रेशियो निकालने बोल रहा है। करंट एसेट दिखा तेरे को कहीं? नहीं दिखा। करंट लायबिलिटीज़ दिखा? नहीं दिखा। वर्किंग कैपिटल दिखा? वो तो दिख रहा है। निकाल सकेगा? नहीं, क्योंकि वर्किंग कैपिटल को अगर तोड़ना है तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए? या तो करंट एसेट या तो करंट लायबिलिटीज़। अच्छा एक बात बता, सबको समझ में आ रहा तो यहाँ तक? अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैसेज ज़रूर करना, सर ये वाला पोर्शन हमको समझ में नहीं आया है, मैं क्लियर करूँगा। ऐसा नहीं कि सर बता दिए हो गया और नहीं समझाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना बार बोलेगा उतना बार समझाएंगे, बट फुल कॉन्सेंट्रेट के साथ देखेगा वीडियो पहले। तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल को तोड़ नहीं सकते। चल फॉर्मूला लिख लेते हैं ना, फिर देखते हैं क्या करना है। कैलकुलेशन फॉर करंट रेशियो, देयरफॉर करंट रेशियो करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। फॉर्मूला याद है? तो याद हो ही गया होगा यार, इतना देर से कर रहा। अब या तो करंट एसेट चाहिए या तो करंट लायबिलिटीज चाहिए, तभी हम वर्किंग कैपिटल को यूटिलाइज कर लेंगे। लेकिन इस सवाल में, प्रीवियस सवाल याद कर, वहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ हम लोग निकाले थे, लेकिन उसमें क्रेडिटर्स दिया हुआ था और अदर करंट लायबिलिटीज़ दिया हुआ था। लेकिन इस सवाल में तुमको कोई एसेट दिख रहा है? हाँ सर एसेट तो दिख रहा है, टोटल एसेट दिख रहा है।
और क्या दिख रहा है, नॉन करेंट एसेट दिख रहे हैं। कैसे निकालेंगे सर, ये थोड़ा सा फंस गया है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग कुछ नहीं फंसे हो, बस ध्यान रखो और मेरे बात का सबसे पहला क्वेश्चन का जवाब दो। आपने कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाया था, याद है? हाँ सर याद है। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में एक आता था नॉन करेंट एसेट और एक आता था करेंट एसेट। कुछ याद आ रहा है, कुछ क्लिक हो रहा है माइंड में? कंपैरेटिव बैलेंस शीट में एसेट वाला पोर्शन में दो चीज़ आता था, एक आता था नॉन करेंट एसेट और एक आता था करेंट एसेट। वेरी गुड। तो नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट को हम लोग क्या करते थे, टोटल करते थे। टोटल में क्या लिखते थे, ए प्लस बी, याद आ रहा है ना? वेरी गुड, याद आ ही गया होगा। तो वो दोनों को ऐड करके क्या मिलता था हमें, टोटल एसेट मिलता था। याद आ रहा है कुछ? फिर से बता रहा हूँ, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में हमने दो चीज़ को एसेट वाला पोर्शन बता रहे हैं, करेंट एसेट्स एंड नॉन करेंट एसेट। सबसे पहले ए लिखते थे नॉन करेंट एसेट, बी में लिखते थे करेंट एसेट, फिर दोनों को ऐड कर लेते थे। तो ये दोनों क्या होता था, मेरा टोटल एसेट होता था। क्या होता था बाबू, टोटल एसेट। तो कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, देख समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लिखना मत। टोटल एसेट्स TA। आप लोग बैलेंस शीट बना देते, सबसे पहले लेते थे नॉन करेंट एसेट। क्या लेते थे, सो काट दे, फिर से देख। ए में लेते थे नॉन करेंट एसेट्स, नॉन CA, और बी में लेते थे CA मतलब करेंट एसेट। फिर दोनों को ऐड करते थे और यहाँ पे लिखते थे टोटल, है ना? तो ये जो आपका वैल्यू आता था यही आपका आता था क्या बाबू, टोटल एसेट। तो इससे पता ये चला कि टोटल एसेट निकालने के लिए हमें नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट को ऐड करना पड़ता था। तो नॉन करेंट एसेट इस सवाल में है, देखो तो ये रहा नॉन करेंट एसेट। टोटल एसेट है, टोटल एसेट भी है। इसका मतलब ये हुआ सर, जब टोटल एसेट इज गिवन, नॉन करेंट एसेट इज गिवन, तो करेंट एसेट नहीं निकल जाएगा सर? ऑब्वियसली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? अब तुम एक बात बता, हम लोग क्या करें, नॉन करेंट एसेट को करेंट एसेट में ऐड करके टोटल एसेट निकाल ले, राइट? नॉन करेंट एसेट को करेंट एसेट पे ऐड करके टोटल एसेट निकाल ले। तो टोटल एसेट भी गिवन है सर, करंट एसेट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन करंट एसेट तो नॉन करंट एसेट का मतलब, नॉन करंट का मतलब फिक्स, नॉन करंट का मतलब फिक्स, नॉन करंट का मतलब फिक्स। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, रिपीटिंग। नॉन करंट का मतलब जो करंट नहीं है, जो करंट नहीं है तो क्या है भाई, फिक्स है ना? क्लियर है? तो टोटल एसेट दिया हुआ है, फिक्स एसेट दिया हुआ है, करंट नहीं निकलेगा? ऑब्वियसली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा सर? टोटल से फिक्स को माइनस कर देंगे, करंट निकल जाएगा। एकदम क्लियर है? टोटल से फिक्स को माइनस कर देंगे, वो निकल जाएगा। आइए हम आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। गिवन टोटल एसेट 22,50,000। टोटल एसेट कैसे निकालते हैं, फिक्स प्लस करंट ऐड करके। ये देख, ये फिक्स है मेरा, नॉन करंट एसेट का मतलब फिक्स है। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट को ऐड करके मेरा टोटल आता है। नॉन करंट एसेट सवाल में दिया हुआ 16,50,000, करंट एसेट निकालना है, इक्वल्स टू 22,50,000। देयरफॉर करंट एसेट इक्वल्स टू 22,50,000, यही है। ये 16,50,000 यहाँ से आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू ₹6,00,000। क्लियर है? करंट एसेट 6 लाख निकल गया। एकदम क्लियर है ना? वेरी गुड। तो हम आएंगे सवाल में अपने और करंट एसेट्स को क्या करेंगे, बैठा देंगे। हमने करंट एसेट निकाल लिया 6 लाख। समझ में नहीं आया तो बोलेगा बाबू। उसके बाद करंट लायबिलिटीज निकालना है। तो अब तो आसान हो गया, इन दोनों में से कोई एक भी हमको पता चल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग कैपिटल को तोड़ देते हैं। आइए वर्किंग कैपिटल को तोड़ते हैं। गिवन वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू 4,50,000। देख लेना सवाल में, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज इक्वल्स टू 4,50,000। करंट एसेट हम लोग निकाल चुके हैं 6 लाख। स्पीड में बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपका क्लियर होगा पूरा। CL की जगह CL इक्वल्स टू 4,50,000। यहाँ CL माइनस में है, ये 6 लाख उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो हम यहाँ पे भी माइनस ले रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट कर दे रहे। 6 लाख से 4.5 लाख, 1.5 लाख डायरेक्ट किया मैंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वेरी गुड। तो CL भी मिल गया कितना हमको, 1,50,000। 1,50,000 सॉल्व करो, कितना आ रहा बताओ। 6 लाख डिवाइड बाय 1,50,000 कितना आ रहा है बच्चा लोग? 4 आया ना? 4 डिवाइड करना, काटाकुटी नहीं करना, is/1 लिख देना। क्लियर है? ये था मेरा एग्जाम्पल 6। उसके बाद है बाबू एग्जाम्पल 7, बस लास्ट है आपका, है ना? लास्ट एग्जाम्पल है बाबू, सही से देखेगा। कैलकुलेट करेंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, टोटल डेट दिया हुआ है इस बार, उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है।
चल लिख लेते हैं, कुछ भी दिया हुआ हम तो हैं यहाँ पे। कैलकुलेशन फॉर करंट रेशियो, देयरफॉर करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। बट यहाँ पे ना तो करंट एसेट है ना तो करंट लायबिलिटीज है, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ, क्या चार्ट डालेगा वर्किंग कैपिटल का, इसके लिए आपको करंट एसेट या करंट लायबिलिटीज चाहिए, राइट, वेरी गुड। सही से सुनेगा, सही से समझेगा। सबसे पहला बात बता कि ये जो टोटल डेट है ये तुमको पता है क्या है? चल नहीं पता, लॉन्ग टर्म डेट तो पता होगा, नहीं पता? चलो लॉन्ग टर्म डेट नहीं पता, एक चीज़ लिख रहे हैं हम, देखना लिखना मत। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये पता है? मत बोलना नहीं पता। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या है पता है? याद करो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट याद कर या फिर कॉमन साइज बैलेंस शीट याद कर, जो याद करना है कर ले। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आता था ना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दो बात आता था, एक डिबेंचर, याद है? एक डिबेंचर आता था और एक लॉन्ग टर्म लोन आता था, याद आ रहा है? याद आ रहा तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स बोलो, या फिर इस बोरोइंग्स का दूसरा नाम क्या है? डेट्स। एक्चुअली में इसका उर्दू में मीनिंग देखो तो कर्ज, उधार, समझा बात? बोरोइंग्स का मतलब क्रेडिट या फिर धार, समझ में आ रहा है ना? सिंपल वर्ड में, कॉमर्स के वर्ड में क्रेडिट बोलते हैं उसको। तो ध्यान रख बाबू कि यहाँ पे टोटल डेट दिया हुआ है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है। तो लॉन्ग टर्म डेट कहाँ पे आता था? सर लॉन्ग टर्म डेट जो है हमारा बैलेंस शीट पे आता है। तो बैलेंस शीट में जो लॉन्ग टर्म डेट आता था उसको समझने के लिए सबसे पहले एक बात मैं समझा रहा हूँ, अच्छा से समझना। सबसे पहले ये जान लें कि लॉन्ग टर्म डेट लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म डेट क्या है? लायबिलिटी है। टोटल डेट भी क्या है? लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी में तीन बात आता था, याद है? पहला शेयर होल्डर्स फंड, याद है? दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटीज, क्या आता था? नॉन करेंट लायबिलिटीज। तीसरा करेंट लायबिलिटीज, याद आ रहा है ना? ये तीन बात आता था, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करेंट लायबिलिटीज एंड करेंट लायबिलिटीज। तो एक बात बता बच्चा लोग, ये जो लॉन्ग टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट है मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। लॉन्ग टर्म डेट है मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। तो लॉन्ग टर्म डेट किस में आता था? नॉन सीएल में, नॉन करेंट लायबिलिटीज में। उसके बाद शॉर्ट टर्म डेट यहाँ पे है नहीं, लॉन्ग टर्म डेट है। तो एक बात एकदम ध्यान लगा के सुनना, फुल्ली कंसंट्रेट करना बाबू, वरना एकदम मिस हो जाएगा। हम ये कह रहे कि टोटल लायबिलिटीज हम लोग कैसे निकालते थे? ये तीनों को ऐड करके टोटल लायबिलिटीज आता था मेरा। तो एक सवाल है हमारा आपसे कि ये जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग से किस में आता था? शेयर होल्डर्स फंड में या नॉन करेंट लायबिलिटीज में या फिर करेंट लायबिलिटीज में? सर आपको पता होगा कि लॉन्ग टर्म डेट का दूसरा नाम क्या है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का मतलब डिबेंचर्स एंड लॉन्ग टर्म लोन। तो आपको याद होगा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करेंट लायबिलिटीज में आता था, क्योंकि डिबेंचर किस में आता है? नॉन करेंट लायबिलिटीज में। डिबेंचर्स किस में आता है? नॉन करेंट लायबिलिटीज में, याद है ना भाई? तो डिबेंचर नॉन करेंट लायबिलिटीज में आता है। और क्या आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज में? लॉन्ग टर्म लोन आता है। तो वो जो डिबेंचर है और वो जो लॉन्ग टर्म लोन है वही तुम्हारा क्या है? लॉन्ग टर्म डेट है। क्लियर है? इसका मतलब लॉन्ग टर्म डेट कहाँ पे आता है? नॉन करेंट लायबिलिटीज में। सवाल में दिया हुआ टोटल डेट, तो यहाँ पे टोटल डेट कैसे निकाला है लोग? एकदम आसान है सर। टोटल डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ को हम लोग लॉन्ग टर्म डेट बोलते हैं और करेंट लायबिलिटीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं सर? शॉर्ट टर्म डेट बोलते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? टोटल डेट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट हम आपको समझा दिए, नॉन करेंट लायबिलिटीज़ है। तो टोटल डेट का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। तो हम आपको समझा दिए नॉन करेंट लायबिलिटीज इज अ लॉन्ग टर्म डेट, इसका मतलब करेंट लायबिलिटीज इज अ शॉर्ट टर्म डेट। क्लियर है? अगर नॉन करेंट लायबिलिटीज लॉन्ग टर्म डेट है, इसका मतलब करेंट लायबिलिटीज शॉर्ट टर्म डेट है। तो इसका मतलब इन दोनों को मिला के मेरा क्या बनेगा? टोटल डेट। ये सिर्फ आपके समझने के लिए, क्योंकि फॉर्मूला तो हम आपको बताएंगे ही। तो याद करना, बैलेंस शीट में तीन चीज़ आता है। नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड, नंबर 2 नॉन करेंट लायबिलिटीज, नंबर 3 करेंट लायबिलिटीज। तो शेयर होल्डर्स फंड को हटा करके जो बचा नॉन करेंट एंड करेंट, ये दोनों क्या है? टोटल डेट है। आइए तब सॉल्व करते हैं। गिवन टोटल डेट इक्वल्स टू 3,25,000। टोटल डेट का फॉर्मूला अभी हम बताए, शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट इक्वल्स टू 3,25,000। लॉन्ग टर्म डेट कितना दिया हुआ है मेरा? 2,50,000। शॉर्ट टर्म डेट सॉल्व करके 3,25,000 पहले से बैठा हुआ था मेरा। देयरफॉर शॉर्ट टर्म रेट ये 2,50,000 तक जाके माइनस होगा, सॉल्व होगा 75,000। शॉर्ट टर्म डेट इक्वल्स टू करेंट लायबिलिटीज़। लिखिएगा नहीं, समझिएगा। जो शॉर्ट टर्म डेट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करेंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। तो हमें क्या निकल गया बाबू? करेंट लायबिलिटीज़ हमने यहाँ पे निकाल लिया। यहाँ पे आएंगे
करंट लायबिलिटीज़ कितना निकाला भैया हमने, करंट लायबिलिटीज़ निकाला कितना निकाला भाई, 75,000। अब आसान हो गया आपके लिए, अगर समझ में नहीं आया फिर से समझ ले, समझा दे रहा हूँ कि यहाँ पे टोटल डेट दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म डेट दिया हुआ है, बट शॉर्ट टर्म डेट नहीं दिया हुआ है, राइट। शॉर्ट टर्म डेट का मतलब होता है करंट लायबिलिटीज़ जो हमको चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म डेट तो दिया हुआ है ना भाई, टोटल डेट तो दिया हुआ है ना। टोटल डेट का फॉर्मूला हम बताए शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म। जब टोटल डेट दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म दिया हुआ तो शॉर्ट टर्म नहीं निकल जाएगा, ऑब्वियसली निकल जाएगा। तो गिवन टोटल डेट इक्वल्स टू इतना, टोटल डेट का फॉर्मूला शॉर्ट टर्म डेट का मतलब करंट लायबिलिटीज प्लस लॉन्ग टर्म डेट इक्वल्स टू 3,25,000। शॉर्ट टर्म डेट एज इट इज बैठेगा, लॉन्ग टर्म डेट 2.5 लाख मतलब 2,50,000 है, इक्वल्स टू 3,25,000। सॉल्व करेंगे, देयरफॉर शॉर्ट टर्म डेट इक्वल्स टू 3,25,000 माइनस 2,50,000। सॉल्व करेंगे, ₹75,000 इक्वल्स टू करंट लायबिलिटीज मतलब सीएल। करंट लायबिलिटीज निकल गया 75,000। वर्किंग कैपिटल कितना है तुम्हारा, 1,50,000 है। वर्किंग कैपिटल 1,50,000 है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला CA माइनस CL इक्वल्स टू 1,50,000। CL हम लोग निकाले थे 75, CA निकल जाएगा 1,50,000 यहाँ है, 75,000 वहाँ जाके प्लस होगा 2,25,000। यहाँ पे आकर के लिख देंगे 2,25,000। सॉल्व करना बच्चा लोग, 3 आएगा इस टू 1। क्लियर है, ये था हमारा एग्जाम्पल 7। कोई प्रॉब्लम होगा बाबू पूछना। उसके बाद एग्जाम्पल 8। अरे सर आप तो बोले थे लास्ट है। हाँ लास्ट है, मैंने कहा था, लेकिन आपके कॉपी का ये लास्ट क्वेश्चन था, आपके जो नोट्स में था। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाया है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके कॉपी में नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल 8। ए कंपनी हैथ करंट एसेट ऑफ ₹3 लाख, नोट कर लेना, एंड करंट लायबिलिटीज ऑफ ₹1,40,000। आफ्टरवर्ड्स इट परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट। कैलकुलेट करंट रेशियो आफ्टर द परचेज। झमेला है ना, करंट रेशियो निकालने बोलता है तो हम क्या करते हैं, करंट रेशियो डिवाइड बाय करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट दिया हुआ था 3 लाख, करंट लायबिलिटीज दिया हुआ था 1,40,000। सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाता। बट यहाँ पे क्या बोला, आफ्टरवर्ड्स इट परचेज गुड्स फॉर ₹20,000। सर उसने 20,000 का परचेज करा है, वो भी क्रेडिट में। अब आप करंट रेशियो निकालिए आफ्टर द परचेस। बिफोर द परचेस बोलता 3 लाख डिवाइड बाय 1,40,000 इज आवर आंसर, बट यहाँ पे बोला आफ्टर द परचेस। नाउ व्हाट टू डू सर, तुम बता मैं क्यों बताऊँ। चलो कोई बात नहीं, अपन लोग अपने बचपन में चलते हैं। बचपन क्या है हमारा, क्लास 11। तो क्लास 11 में अगर ये एंट्री आता था, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट। आप मान लीजिए आपके सवाल में सिर्फ यही है, अभी हम लोग 11 में इसलिए बोल रहे हैं ऐसा, मान लो थोड़ा देर के लिए हम लोग 11 में आ चुके हैं। परचेज फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट। ये ट्रांजेक्शन आता था ना हमारा, परचेज गुड्स फॉर रुपीज़ एनीथिंग, यहाँ पे मैंने 20,000 लिखा। परचेज फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स क्या हमने, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा बताओ जल्दी जल्दी सर। जर्नल एंट्री, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट, एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये एंट्री होगा। नहीं सर ये एंट्री नहीं होगा, है ना, ऐसा सोच रहे हैं आप, या फिर ये एंट्री होगा। अब वे गधो, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट। हमने क्रेडिट में परचेज करा है गुड्स, तो कैश का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब रहा क्रेडिट, किससे परचेज करा पता नहीं है, किससे परचेज करा ये पता नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, परचेज हमने क्रेडिटर से करा है। तो एंट्री क्या होगा, परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 फ्रॉम राम। अगर मैं ऐसा बोलता तो आप एंट्री क्या बोलते, परचेज फ्रॉम राम। अगर मैं बोलता परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, आप एंट्री क्या बोलते, परचेज फ्रॉम श्याम, सॉरी परचेस अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, यही बोलते हैं ना भाई। मैं बोलता परचेज गुड्स फ्रॉम आसिफ, क्या एंट्री होता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू आसिफ अकाउंट। या फिर परचेज गुड्स फ्रॉम हसीना, एंट्री क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू हसीना अकाउंट। या फिर परचेज गुड्स फ्रॉम मायशा, एंट्री क्या होता है, परचेस अकाउंट डेबिट टू मायशा अकाउंट। यही एंट्री पास करते हैं आप। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है यार, ये भी तो वही है, सिर्फ नाम नहीं है, यहाँ पर नाम नहीं है तो क्रेडिटर है, सिंपल बात, सिखाए ना 11 में। परचेज गुड्स फॉर ₹20,000 ऑन क्रेडिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। वेरी गुड, एकदम क्लियर है। लेकिन सर एंट्री पास करना मकसद नहीं, एंट्री ये यहाँ पे ये बोला कि जो परचेस हुआ क्रेडिट का, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सर इफेक्ट क्या पड़ेगा, वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तुमने परचेस किया, राइट, परचेस क्या किया, गुड्स, तो परचेस करने से क्या बढ़ेगा बताओ तो, परचेस करने से सामान बढ़ेगा, राइट। परचेस हमने गुड्स परचेस करा ना, तो परचेस करने से मेरा गुड्स क्या होगा, बढ़ेगा सर। गुड्स
गुड्स का मतलब स्टॉक बढ़ेगा। समझ में आ रहा है कुछ बात? परचेस अगर हम करेंगे गुड्स तो हमारा क्या बढ़ेगा सर? स्टॉक बढ़ेगा। स्टॉक बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा सर? एसेट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक एसेट है। अगर एसेट बढ़ेगा तो कौन सा एसेट बढ़ेगा सर? करंट एसेट बढ़ेगा, क्योंकि स्टॉक क्या है? करंट एसेट। एकदम समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? फिर से सुन, आप परचेस किए हो गुड्स, आपका परचेस बढ़ गया। परचेस किए तो परचेस बढ़ गया। तो परचेस क्या किए तुम? गुड्स परचेस किए, तो गुड्स बढ़ने से क्या बढ़ गया? स्टॉक बढ़ गया। स्टॉक बढ़ने से क्या हुआ? एसेट बढ़ गया। एसेट बढ़ने से क्या हुआ? करंट एसेट बढ़ गया। तो यहाँ पे हम लोग को करंट एसेट चाहिए सर, और स्टॉक क्या है मेरा? करंट एसेट है। तो आपका स्टॉक कितना से बढ़ गया? 20,000 से बढ़ गया। इसका मतलब आपका कैश करंट एसेट कितना से बढ़ गया? 20,000 से बढ़ गया। क्लियर है ना? उसके बाद एंट्री दूसरा भी था ना, परचेस अकाउंट डेबिट का काम हो गया। क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटीज़ में है सर, क्रेडिटर लाइबिलिटीज़ है। क्रेडिटर्स डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में? जल्दी बता। क्रेडिटर क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर क्रेडिट साइड में कब होता है? जब बढ़ता है या घटता है? याद करो मॉडर्न रूल। क्रेडिटर लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी क्रेडिट हुआ है, और लाइबिलिटी क्रेडिट कब होता है? लायबिलिटी क्रेडिट उस वक्त होता है जब वो बढ़ता है। एकदम क्लियर है ना? लायबिलिटी क्रेडिट उस वक्त होता है व्हेन इंक्रीज। याद करो, लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो डेबिट होता है। यहाँ पर एंट्री में लायबिलिटी क्रेडिटर डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ? सर क्रेडिटर क्रेडिट हुआ। क्रेडिटर एसेट है, लायबिलिटी है? क्रेडिटर क्या है? लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी क्रेडिट कब होता है? जब वो इंक्रीज करता है। इसका मतलब आपको क्रेडिटर्स को बढ़ाना है। क्रेडिटर्स को बढ़ाओगे तो लायबिलिटीज़ बढ़ेगा। लायबिलिटीज़ को बढ़ाओगे तो कौन सा लायबिलिटीज़ बढ़ेगा? करंट लायबिलिटीज़ बढ़ेगा। इसलिए हम लोग करंट लायबिलिटीज़ को 20,000 से बढ़ा देंगे। आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ही 3,20,000 दिस होल बाय 1,40,000 और 20 कितना हो जाएगा बाबू? 1,60,000। मतलब 1,60,000 डिवाइड करना 2 आएगा आंसर। आंसर हो जाएगा 2:1। यहाँ तक आपका क्लियर होगा होप सो। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग ख़ास करके सब्सक्राइब करेगा आज का मतलब आज, और लाइक तो ज़रूर करिएगा, और शेयर करना नहीं भूलिएगा। सारे बच्चों से शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।